नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी हैसियत। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी हैसियत। सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। महेश की अपने पिता से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर ही होता था। महेश के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर महेश अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। महेश के पिता मनमोहन राव लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात का उन्हें गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफर उन्होंने अकेले ही तो तय किया था। महेश को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और जरूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके महेश को सुकून मिलता था। 11 दिसंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। महेश के पिता मनमोहन राव का जन्मदिन था और साथ में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी महेश एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर महेश को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं थी। वह थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने को आई थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। महेश भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। मनमोहन राव और उनकी पत्नी रमा मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। महेश भी तैयार होकर आ गया था। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से खुशनुमा हो चुका था। महेश की मां के बहुत जोर देकर बोलने पर भी महेश ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का निमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया था। महेश के पिता ने केक काटकर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी रमा को खिलाया। फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वे बेटे को खिलाने लगे तो महेश ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें ही खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। मनमोहन राव ने बेटे को सीने से लगा लिया। महेश की मां रमा यह सब देखकर खुश हो रही थी। बहुत कम ही ऐसे अवसर होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद होने के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। महेश के पिता ने उसको आवाज देकर बुलाया, महेश इधर आओ, विजय अंकल से मिलो, कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। विजय अंकल मनमोहन राव के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे। उनका भी लखनऊ में खासा कारोबार फैला था। महेश ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वे बोलने लगे, यार मनमोहन, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई जमाने में भी पैर छूता है। आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ने के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। महेश चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। विजय अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके। अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर महेश ने चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया। बोल पड़ा, अंकल, काम को लेकर मेरा नज़रिया जरा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक है। इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा पैसों की ना तो मुझे ज़रूरत है और ना ही कोई चाह। बोलते बोलते महेश की आवाज़ ने जोर पकड़ लिया था।
मनमोहन राव को महेश का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में कहा, चुप हो जाओ महेश, यह कोई तरीका है बात करने का? अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी। महेश ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ़ी किस बात की पिताजी? मैंने कोई गलती नहीं की है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो? मनमोहन राव बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं। सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। महेश बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है पिताजी कि कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या कारोबार करके ही बड़ा नहीं होता पिताजी। छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफ़र भी तो छोटे सफ़र से ही शुरू होता है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी, फिर आप क्यों नहीं समझते? मनमोहन राव का सब्र खत्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचने जैसी लग रही थी। उन्होंने महेश से कहा, तुम या तो विजय अंकल से माफ़ी मांगो या अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। महेश की माँ रमा, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख सुन रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वे पति से बोली, यह क्या बोल रहे हो आप? इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या? मनमोहन राव को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की सुनते नहीं थे। हमेशा की तरह उन्होंने रमा को बोलकर चुप करा दिया था। महेश बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज़्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से यहाँ हैं। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफ़ा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। यह बोलकर महेश माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। रमापति से गुहार लगाती रही, मगर मनमोहन राव ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिनों में वापस आओगे ठोकरे खाकर। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस घटना को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, पर न महेश वापस आया था और न ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में रमा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। मनमोहन राव को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को न जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में महेश को याद करके वे कई बार रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। वहीं एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना भी किसी सदमे से कम नहीं होता। रमा और कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए उसके सामने मनमोहन राव खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर रमा को यह बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। रमा अपने मन में सोचती कि मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है। वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। रमा दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फ़ोन उठाया और ज़ोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। रमा एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो? किसका फ़ोन है? छोटे साहब का फ़ोन है मैडम, नौकर बोला। रमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे फ़ोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फ़ोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो महेश बेटा, कैसे हो बेटे? 5 साल लगा दिए अपनी माँ को याद करने में। घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तू ठीक तो है ना? महेश बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना मैं।
पिताजी कैसे हैं माँ? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई माँ। पिताजी से बात कराओ ना। महेश ने आग्रह किया तो रमा बोली, वे ऑफिस में हैं बेटा। तू सब कुछ छोड़, पहले बता घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। महेश हंसते हुए बोला, मैं लंदन में हूँ माँ। लंदन में? आश्चर्य से बोली रमा। बेटा वहाँ क्यों चला गया? तू ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं है ना? अक्सर जब औलादें अपने माता पिता से दूर हो जाती हैं तो ऐसी ही चिंताएं उन्हें घेरे रहती हैं कि वे किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? रमा के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। महेश सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे पता नहीं। माँ की बातों से उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, महेश बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल लखनऊ में ही था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता था उन्होंने ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीष और मेरी इतने सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है माँ। बोलते बोलते महेश का गला भर आया था। उधर रमा की आंखों से निकले आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था। मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। महेश आगे बोला, माँ, आपके और पिताजी के लिए लंदन के टिकट भेज रहा हूँ। पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ माँ। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, रमा ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, ऐसा कहकर रमा ने फ़ोन रख दिया। आज रमा को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से महेश के पिता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। फ़ोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थीं। वे चाह रही थीं कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आंखों से उसके पिता के चेहरे पर देखें। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। महेश के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। रमा अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। देखते ही बोले, मनमोहन राव, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? रमा बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फ़ोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतजार वे भी न जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज है क्या मुझसे अभी तक? उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। रमा बोली, बिल्कुल नाराज नहीं है और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा। बेटा लंदन में है? सुनकर पिता सोफे से उठ खड़े हुए। जी हाँ, लंदन में, और अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा रमा ने मनमोहन राव के मुंह में डाल दिया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना रमा? जी हाँ, बिल्कुल सच। मनमोहन राव ने रमा को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। रमा ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए लंदन के टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। मनमोहन राव के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने कहा था, तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना,
उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफ़र क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हैसियत।